एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 38 बोलता है ट्रांसफर बाय पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर अंडर लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, पर वो प्रॉपर्टी कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस हेडिंग से आ जाएगा, या क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा लिमिटेड पावर ऑफ ट्रांसफर डिस्कस, ये क्वेश्चन आ जाएगा। या आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा अ पर्सन हैविंग द लिमिटेड पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी व्हाइल ही वाज नॉट हैविंग दैट पावर, डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ट्रांसफर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 38 बोलता है कि एक पर्सन जिसके पास पावर है लिमिटेड ट्रांसफर करने की, कुछ एक सर्कमस्टांसेस में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग रूल हमें सेक्शन 38 में बताया गया है। बच्चों ये रूल हनुमान प्रसाद वर्सेस एमएसटी बाबू के केस में 1856 मद्रास हाई कोर्ट ने डेवलप किया था। उसके बाद ये इसके ऊपर बेस करता है सेक्शन 38, इस केस के ऊपर, हनुमान प्रसाद केस के ऊपर सेक्शन 38 बेस करता है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, आप हिंदू लॉ को याद करो। हिंदू लॉ में जो हिंदू का गार्जियन था, गार्जियन ऑफ अ माइनर, आप मुझे बताओ क्या एक गार्जियन जो था माइनर का, वो माइनर की प्रॉपर्टी को हर कभी ट्रांसफर कर सकता था? नहीं, वो माइनर की प्रॉपर्टी को कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही ट्रांसफर कर सकता था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही ट्रांसफर कर सकता था। आपने हिंदू लॉ पढ़ा, हिंदू लॉ में आपने कर्ता पढ़ा, कर्ता के पास पावर होती है कि वो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर सकता है, पर क्या हर कभी कर सकता है? नहीं, वो कब कर सकता है? लीगल नेसेसिटी के टाइम पर, जब कभी लीगल नेसेसिटी हो तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो मतलब बोलने का, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का चाहे कर्ता हो चाहे एक गार्जियन हो हिंदू माइनर का, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर सकते हैं जो उनके पास है, पर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के दौरान। और मान लो कभी कोई कर्ता या कभी कोई गार्जियन या कोई पर्सन जिसके पास लिमिटेड पावर है ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी को, अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो सर्कमस्टांसेस नहीं है ट्रांसफर करने वाले, लीगल नेसेसिटी भी नहीं है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी नहीं है, उसने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, तो जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी उसको कैसा टाइटल मिलेगा वो सेक्शन 38 बताता है। आई होप आपको समझा होगा 38 क्या बोलता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने सारी बातें लिखनी है जो मैं बता रहा हूं, जितना भी कि जितनी मैंने अभी तक एक्सप्लेन करी कहानी, बस इंट्रोडक्शन लिख देनी है आपने। एग्जांपल में आपने लिख देनी है ये वाली जो दो एग्जांपल दिए मैंने, जैसे कर्ता हो गया, गार्जियन हो गया, इनके पास लिमिटेड पावर होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, आप ये लिख दोगे। अब सेक्शन 38 क्या बोलता है? ट्रांसफरर शुड हैव लिमिटेड पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर जो है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उसके पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, तभी सेक्शन 38 एप्लीकेबल होगा। ट्रांसफरर मस्ट हैव ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विद कंसीडरेशन, ट्रांसफरर ने पैसे लेकर विद कंसीडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हो। तीसरा, ट्रांसफरर मस्ट हैव एलिज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस, ट्रांसफरर ने एलिज किया, बोला कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनके दौरान मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं, ऐसे नहीं वो एलिज करे, वो बोले कि वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांसफरी मस्ट हैव टेकन रीजनेबल केयर, जो ट्रांसफरी है उसने रीजनेबल केयर ली हो टू असरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। Then transferee must have acted in good faith and must have honestly believed that the circumstances are existed। ध्यान से मेरी बात समझना, क्या लिखा हुआ है कि जब कभी एक पर्सन जिसकी लिमिटेड पावर है ट्रांसफर करने की, अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है और बोलता है कि मेरे पास स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं तभी मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस में अगर वो ऐसा बोले तो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, अगर उसने कंसीडरेशन दी हो, पैसा दिया हो, तब प्रॉपर्टी ली हो, उसको इस बात का पता नहीं हो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बस क्योंकि ट्रांसफरर ने बोला और उसे लगा हाँ एग्जिस्ट करते होंगे, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में मान जाए और पैसे देके प्रॉपर्टी ले ले, तो जिसको टाइटल मिलेगा उसको गुड टाइटल मिलेगा, उसको गुड टाइटल मिलेगा। बच्चों ध्यान रहे, सेक्शन 38 जो बना हुआ है वो ट्रांसफरी के प्रोटेक्शन के लिए ही बना हुआ है। जो सेक्शन 38 है वो क्यों बनाया गया? सेक्शन 38 क्यों बनाया गया? ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी, इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी। अब मान लो एक ए है, वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का करता है, मान लो उसके पास हिंदू ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी पड़ी है, वो फैमिली की प्रॉपर्टी को, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफर कर सकता है? जब कभी लीगल नेसेसिटी हो। और वो क्या करता है? वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बोलता है और बोलते हैं जी मुझे लीगल नेसेसिटी इसलिए मैं ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं। बी गुड फेथ में, उसे लगता है सही बात है, झूठ तो भी ट्रांसफर कर रहा है, वो गुड फेथ में काम करते हुए उसके पूरे पैसे पे कर देता है प्रॉपर्टी के, और कल को वो लीगल नेसेसिटी होती है उस टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, तो बी को क्या टाइटल मिलेगा? इफेक्टिव, अच्छा, गुड। बी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जो सेक्शन को बनाया गया। याद रहे, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, जो ए बोल रहा है एग्जिस्ट करते हैं, वो चाहे एग्जिस्ट ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ए ने बोला एग्जिस्ट करते हैं और बी को लगा हाँ एग्जिस्ट करते होंगे, उसने थोड़ी सी केयर करी, उसे लगा हाँ यार ये से झूठ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और वो अगर पैसे देके प्रॉपर्टी ले ले तो ट्रांसफरी का टाइटल अच्छा होगा। सेक्शन 38 ये बात बोलता है। अब सेक्शन 39 पढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बच्चों, सेक्शन 38, 9, 41, 43 इनमें क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से पढ़ समझ चीजों को, इसेंशियल्स को। अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9816492276। सिस्टमैटिक मैनर में नोट्स लिखे हुए हैं, आप ले सकते हैं, नोट्स नोट्स पेड है, आप ले सकते हैं। 9816 34 अब इनके लेकर मैसेज लेकर हमसे नोट्स मांग सकते हैं। अब सेक्शन 39 देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेक्शन 39 बात करता है ट्रांसफर बाय थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से किसी पर्सन को मेंटेनेंस मिल रही है, या किसी पर्सन की मैरिज जो है वो उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से होनी है, और वो प्रॉपर्टी जिससे किसी को मेंटेनेंस मिल रही है, उस प्रॉपर्टी को कोई पर्सन ट्रांसफर कर देता है, तो फिर जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है क्या उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी या नहीं? तो ये सेक्शन 39 बताता है। 39 क्या बोलता है कि जब किसी भी पर्सन को, वेयर अ पर्सन हैज, कोई भी पर्सन है, किसी पर्सन का वेयर पर्सन हैज राइट टू मेंटेनेंस
or a provisions for advancement of marriage from the profit of immovable property and such property is transferred. अगर किसी पर्सन का राइट है किसी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस लेने का और वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, या किसी पर्सन का राइट है किसी प्रॉपर्टी से पैसा जो आएगा उससे उसकी मैरिज होगी और वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर दी जाती है, तो देन तो क्या होगा, तो जो राइट है पर्सन का, थर्ड पर्सन का राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, तो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है उसके अगेंस्ट अब वो राइट क्लेम किया जा सकता है। कौन सा राइट, मेंटेनेंस वाला राइट या मैरिज का खर्चा करने वाला राइट। तो ट्रांसफर जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है उससे अब क्लेम किया जा सकता है ये राइट इफ, कब, इफ नंबर 1 ही हैज नोटिस ऑफ दिस, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई थी उसको इस बात का नोटिस था, या और द ट्रांसफर वाज ग्रेचुइटियस दैट इज विदाउट कंसीडरेशन, या जो ट्रांसफर करी गई प्रॉपर्टी वो बिना किसी पैसे के करी गई, बिना किसी कंसीडरेशन के करी गई, बट नॉट अगेंस्ट अ ट्रांसफरी, लेकिन उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट आप अब बाद में राइट क्लेम नहीं कर सकते जिसने प्रॉपर्टी लेने के पीछे पैसा पे किया है और उसे नोटिस भी नहीं था इस बात का कि इस प्रॉपर्टी से किसी को मेंटेनेंस भी मिलती है। एक एग्जांपल समझाऊंगा, सब समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए जो है वो फादर है, मान लो ए फादर है, ए ने क्या किया, ए ने अपनी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को बी को सेल कर, बी को गिफ्ट कर दिया ना, प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी और बी को ऐसा सन है और इसने बोला कि भाई इस प्रॉपर्टी से हर महीने 5,000 रुपया मेंटेनेंस जाएगी, किसको, इसकी डॉटर को जिसका नाम सी है। ए ने अपने सन को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी और बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं तुझे गिफ्ट करता हूं लेकिन इस प्रॉपर्टी से 5,000 रुपए मेंटेनेंस मेरी डॉटर को जाएगी सी को। बी ने क्या किया, बी ने वो प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, मुनीश को। बी ने वो प्रॉपर्टी मुनीश को सेल कर दी, सेल देखो मैं वर्ड सेल यूज कर रहा हूँ, छोड़ो ट्रांसफर कर दी, बट ट्रांसफर यूज करो यहाँ पे, ट्रांसफर कर दी, बी ने मुनीश को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब डॉटर को मेंटेनेंस मिलती थी इस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से, अब वो प्रॉपर्टी मुनीश को ट्रांसफर होगी, मुनीश ट्रांसफर ही है, तो क्या अब ये डॉटर मुनीश के अगेंस्ट बोल सकती है मुझे मेंटेनेंस दे, अब मुनीश के अगेंस्ट ये राइट क्लेम कर सकती है। तो सबसे पहली बात, अगर मुनीश को ये प्रॉपर्टी फ्री मिली है तो यस वो कर सकती है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा व्हेन द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटियस, जब मुनीश को फ्री में प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्ट मिली है, तो वो मुनीश से क्लेम कर सकती है। अगर मुनीश को इस बात का नोटिस था, किस बात का, कि भाई इस प्रॉपर्टी से तो मेंटेनेंस जाती है एक डॉटर को, जो बी के पास प्रॉपर्टी है उससे तो 5,000 मेंटेनेंस भी जाती है, और उसको नोटिस था, तो चाहे प्रॉपर्टी उसको उसने मुनीश ने पैसों से ली है, जैसे मर्जी ली है, तो भी लड़की जाके मुनीश से ट्रांसफरी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर मुनीश को इस बात का नोटिस नहीं था और उसने पूरे पैसे पे किए हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो फिर अब डॉटर का राइट खत्म हो जाएगा, ट्रांसफरी का राइट सेक्शन 39 प्रोटेक्ट करेगा। आई होप आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। अब सेक्शन 41 पढ़ेंगे जो बात करता है ट्रांसफर बाय द ओस्टेंसिबल ओनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों अगर मैं बात करूं सेक्शन 41 की, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता है, डिस्कस द ट्रांसफर बाय ओस्टेंसिबल ओनर। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो अब ये जो प्रोविजन है ये इफेक्टिव नहीं है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आता है और हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है इस लॉ की, तो हम पढ़ते हैं। लेकिन अब हमारे देश में कानून बना है जिसका नाम है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट 1988। अब ये सेक्शन इस एक्ट के अधीन है, अर्थात इस एक्ट के आने के बाद अब इस सेक्शन 41 की कोई इंपोर्टेंस नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में भी क्वेश्चन आता है और हमें पता होना चाहिए 41 बोलता क्या था। बच्चों देखो होता क्या है, ध्यान से मेरी कहानी सुनना। होता क्या था कि कभी कभी कुछ लोग किसी के नाम पर प्रॉपर्टी लेते थे, जैसे मैंने प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं तो मैं अपने नाम पे ले रहा प्रॉपर्टी, मैं किसी और बंदे के नाम पे ले रहा हूं, अपने बच्चे के नाम पे, अपने फादर के नाम पे, अपने दोस्त के नाम पे, पैसा सारा मैं पे कर रहा हूं, कंसीडरेशन मैं पे कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी मैं किसी और के नाम पे ले रहा हूं। तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है उसको बोला जाता है बेनामीदार, या उसको क्या बोला जाता है, ओस्टेंसिबल ओनर। अब मान लो जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी ली है तो रियल ओनर तो मैं हूं, मैंने पैसे पे किए हैं, पर मैंने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ली है, वो बेनामीदार है, वो ओस्टेंसिबल ओनर लगता है, नाम उसका है डीड में, पर प्रॉपर्टी के पैसे तो असली ओनर तो मैं हूं, प्रॉपर्टी मैंने ली है, मैंने पैसे पे किए हैं, मैंने कंसीडरेशन दी है। तो मान लो कल को वो पर्सन जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी ली है वो उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दे, तो क्या वो सेल वैलिड होगी, या गिफ्ट कर दे तो क्या गिफ्ट वैलिड होगा, तो वो सेक्शन 41 हमें बताता है। तो हम सारा समझेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ओस्टेंसिबल ओनर। ओस्टेंसिबल ओनर क्या होता है? तो बच्चों ओस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है एक ओनर जो ओनर लगता है प्रॉपर्टी का पर ओनर होता नहीं। ओस्टेंसिबल ओनर मींस बेनामीदार, इट मींस अ पर्सन हु अपीयर्स एज ए ओनर बट ही इज नॉट ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ आई एम परचेजिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माय मदर और इन द नेम ऑफ माय फादर और इन द नेम ऑफ माय फ्रेंड, देन माय फ्रेंड वुड बी द ओस्टेंसिबल ओनर, बिकॉज़ वो ओनर लग रहा है, वो ओनर दिख रहा है, पर एक्चुअली में तो मैंने पैसा पे किया, ओनर तो मैं हूं। तो ओस्टेंसिबल ओनर वो पर्सन है जो अपीयर होता है एज ए ओनर, जो ओनर की कैरेक्टरिस्टिक सारी रखता है लेकिन वो ओनर होता नहीं। सेक्शन 41 बात करता है ट्रांसफर बाय ओस्टेंसिबल ओनर। ये कहानी जो लिखी हुई है वो वही लिखी है मैंने आपको बताई। क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है बाय ओस्टेंसिबल ओनर, जो पर्सन ओनर दिखता है पर ओनर होता नहीं, अगर ऐसा पर्सन जो ओनर दिखता है पर ओनर है नहीं, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे कर रहा है? विद एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट ऑफ रियल ओनर। जो एक्चुअल ओनर है उसकी एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसने उसके बदले पैसे लिए हुए हैं, कंसीडरेशन से वो प्रॉपर्टी पे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। वो किसी से पैसा भी ले रहा है, कंसीडरेशन, कोई पैसा भी दे रहा है, कंसीडरेशन देके प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है, कंसीडरेशन लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। और जो ट्रांसफरी है जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, उसे लग रहा है ये ओनर है, सच में यही प्रॉपर्टी का मालिक है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर मुझे कर रहा है। तो ट्रांसफरी हैज एक्सरसाइज, और ट्रांसफर ने क्या किया? रीजनेबल केयर एक्सरसाइज कर ली है अपनी पूरी ये पता करने के लिए कि ट्रांसफरर ने पावर दी है, ट्रांसफर
ट्रांसफर की पावर है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, उसने ये भी क्लियर कर लिया। तो जब ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। क्या मतलब हुआ, एक पर्सन जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है रियल ओनर के एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट से, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे केस में अगर जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको ऐसी बातों का पता नहीं है, उसने पैसे प्रॉपर पे किए हुए हैं, तो ट्रांसफरी को अच्छा टाइटल मिलेगा, ट्रांसफर वैलिड होगी, ये सेक्शन 41 बोलता है। अब तो ये एक्ट आ गया, एक्ट बोलता है कि भाई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी की मानी जाएगी। हम नहीं देखेंगे कि रियल ओनर कोई और है, सेंसिबल ओनर और है, अब जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी होगी वही रियल ओनर मान जाएगा। अब तो ये एक्ट प्रिवेल करेगा, पर पहले ये प्रोविजन था, तो ट्रांसफर वैलिड होगा। अब बच्चों ये केस बड़ा महत्वपूर्ण पेपर में लिख के आना आपने, राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन 1872 प्रिवी काउंसिल। राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन 1872 प्रिवी काउंसिल। बिल्कुल बोर्ड में आपको केस दिखाई दे रहा होगा। इस केस में क्या हुआ था बच्चों, ध्यान सुनना। एक पर्सन था अलेक्जेंडर, थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको लिखने के लिए। एक पर्सन था, उसका नाम था अलेक्जेंडर। एक पर्सन था, उसका नाम था अलेक्जेंडर। उसने अलेक्जेंडर इसने क्या किया, इसने एक औरत थी, उसका नाम था बुन्नू बीबी। क्या नाम था उसका, बुन्नू बीबी, BUNW, बुन्नू बीबी। इसको इसने इसके नाम पर, बुन्नू बीबी के नाम पर इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, सॉरी प्रॉपर्टी परचेज करी। बुन्नू बीबी कौन सी ओनर थी, ऑस्टेंसिबल ओनर थी बुन्नू बीबी, और अलेक्जेंडर ने बुन्नू बीबी के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करी। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बने, ये बुन्नू बीबी इसकी मिस्ट्रेस थी, इसकी रखेल थी, दोनों बीच रिलेशन बने और 2 बच्चे पैदा हुए। उसमें एक डॉटर थी हमारी मैक्वीन जो थी, एक डॉटर थी, ठीक है, मैक्वीन एक डॉटर थी। कल को क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने वसीयत बनाई, एक विल बनाई, और उस विल में लिखा कि मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो जो बुन्नू बीबी के नाम पे प्रॉपर्टी ली थी उसको भी लिखा कि वो प्रॉपर्टी मैक्वीन को जाएगी। बिल में, वसीयत क्या होती है आपको पता है, अलेक्जेंडर ने वसीयत बनाई और लिख दिया कि जो प्रॉपर्टी मैंने बुन्नू बीबी के नाम पे ली है, बुन्नू बीबी ऑस्टेंसिबल ओनर है, मैं रियल ओनर हूं, मेरी प्रॉपर्टी को मैक्वीन को जाएगी। बुन्नू बीबी ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी एक पर्सन को ट्रांसफर कर दी जिसका नाम था रामदोन कौन था भाई, रामदोन कौन था, वो सही मायने में राम कुमार का फादर था। राम कुमार जिसने केस किया हुआ है उसके फादर थे रामदोन। तो रामदोन को बुन्नू बीबी ने पैसा लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। और कल को मैक्वीन को जब पता चला कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी और इसने ऑस्टेंसिबल ओनर थी, रियल ओनर नहीं थी, इसने कैसे ट्रांसफर कर दी, उसने केस कर दिया। मैक्वीन ने केस किया रामदोन के ऊपर। अब रामदोन मर गया, उसका बच्चा राम कुमार आगे केस लड़ रहा है। तो हुआ क्या, जब केस गया कलकत्ता हाईकोर्ट के पास, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया, इन्होंने मैक्वीन को केस जिता दिया। मैक्वीन को बोला ठीक, मैक्वीन ठीक बोल रही है, इसके फादर ने वसीयत बनाई है और फादर के रियल ओनर थे, फादर प्रॉपर्टी जिस मर्जी को दे और बुन्नू बीबी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन बाद में जो राम कुमार कुंडू थे, राम दोने के बेटे, वो ऊपर गए प्रीवी काउंसिल में, तो प्रीवी काउंसिल ने बोला कि नहीं भाई ये ट्रांसफर वैलिड है। सेक्शन 41 बाद में इस केस के बाद आया था, सेक्रेटरी साइड हुआ केस है, इसी के बेस करता है सेक्शन 41। अर्थात इसने प्रीवी काउंसिल ने बोला कि अगर एक ऑस्टेंसिबल ओनर रियल ओनर की एक्सप्रेस एम्प्लाइड कंडीशन से कंसेंट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है उसने पैसे पे किए उसके लिए और उसको लगता है कि हाँ इसके पास पावर है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। प्रीवी काउंसिल ने इस ट्रांसफर को वैलिड ठहराया, तो हमारे सेक्शन 41 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सेक्शन 43 बात करता है ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। तो चाहे जो मर्जी क्वेश्चन है सेक्शन 43 लिखना है। अब बच्चों ध्यान से फंडा समझना 43 का क्या है। अगर 43 ये बोलता है, अगर मान लो कभी किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन के सामने ये रिप्रेजेंट किया कि वो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और वो उस प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे मान लो मैं ना किसी प्रॉपर्टी को बोलता हूँ मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ पर जानबूझ के बोल रहा हूँ ये प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा और आपके आगे मैं ये शो कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और कल को बाई चांस वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है, वो मेरे नाम पे आ जाती है, तो मैंने जब आपको रिप्रेजेंट किया और मैंने बोला मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, तो आप मुझे अब कंपेल कर सकते हो कि मैं आपको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं, क्योंकि बाद में मैं उसका ओनर बन गया हूं। अब बाद में मैं ये नहीं बोल सकता कि जब मैंने आपको बोला था उस टाइम पे तो मैं ओनर था ही नहीं प्रॉपर्टी का, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे ऊपर एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। एस्टॉपल मतलब मुझे रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा अपने विचारों से पीछे हटने को। तो यही सेक्शन 43 बोलता है। 43 सिंपल सी बात बोलता है, इंट्रोडक्शन में आप ये बात लिखोगे, सारी बातें आप लिखोगे कि जो पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो किसी को बोल भी नहीं सकता कि मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा जिसका वो ओनर नहीं है, और अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो अनऑथराइज्ड पर्सन है ऐसा करने में। ऑथराइज्ड थोड़ा है वो, मैं कैसे बोल दूं मैं आपको ये प्रॉपर्टी दूंगा जबकि वो प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, मैं कैसे बोल दूं मैं आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करूंगा, सेल करूंगा, मैं तो ओनर ही नहीं हूं। तो जनरल आप इंट्रोडक्शन में बात लिखोगे कोई पर्सन ऐसा काम नहीं कर सकता, अगर करता है तो बाद में अगर वो प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा तो सेक्शन 43 के अनुसार उसे फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर वो पर्सन जिससे उसने ये बात कही थी, प्रोसेस किया था, एग्री हुआ था जिसके साथ कि प्रॉपर्टी दूंगा, वो उसको कंपेयर करे तब, अपनी मर्जी से नहीं, अगर वो कंपेयर करे तब क्या आप लिखोगे। उसके बाद सेक्शन 43 बेस्ड हो किसके ऊपर बेस करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। किसके ऊपर बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल के ऊपर बेस करता है। एस्टॉपल कहां-कहां दिया गया है, सेक्शन 115 से लेकर 117 में दिया गया है, एविडेंस लॉ में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया 1872 में, इसमें भी एस्टॉपल की बात करी गई है। एस्टॉपल का मतलब होता है अगर हम कुछ बात बोलते हैं
और दूसरा पर्सन हमारी बात को सच मानता है, उसको एक्ट करता है, तो हम अपनी बात से मुंह कर नहीं सकते। तो एस्टॉपल के ऊपर ये सेक्शन 43 बेस करता है। प्रोविजन क्या सेक्शन 43 के क्या प्रोविजन है? सेक्शन 43 क्या बोलता है? अगर एक पर्सन, इफ अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, अगर एक पर्सन वचन करता है, एग्री होता है, प्रोफेस करता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, ए मूव में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, और बाई फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग दैट ही हैड अथॉरिटी टू डू सो, और जो वो बोल रहा है किसी को कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, वो उसको फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड है। वो होता नहीं है, पर वो जानबूझ के किसी को शो करता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर सकता हूं और मैं करूंगा। वो प्रोफेस कर रहा है। बच्चों यहाँ भी वो प्रोफेस ही कर रहा है, पर हम उस बंदे के लिए ट्रांसफरर वर्ड ही यूज करेंगे, और जिसको प्रोफेस किया गया उसके लिए ट्रांसफरी वर्ड ही यूज करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। हाउएवर प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हुई नहीं है, पर हम ट्रांसफरी वर्ड ही यूज करेंगे। तो एक पर्सन प्रोफेस करता है, वचन देता है दूसरे को कि मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, फ्रॉडुलेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं ऑनर हूं प्रॉपर्टी और मैं तुझे ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, और दूसरे को वो पैसों से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, दूसरा इसके पैसे भी देगा, ऐसा नहीं कि वो फ्री मिलेगा। गिफ्ट के केस में बात नहीं है, कंसिडरेशन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बंदा। सॉरी बीच में मैंने कभी गिफ्ट का वर्ड यूज किया हो तो एक्सक्यूज मी फॉर द सेम। पीछे भी कभी मैंने कंसीडरेशन बोला था, गिफ्ट वर्ड यूज करते हैं, उसको एक्सक्यूज करें। जो लिखा हो बोर्ड पे वो ध्यान से देखिए, है ना। कंसीडरेशन देगा इसके बदले में, वो ऐसा करते हुए ट्रांसफरर एक्वायर्स द अथॉरिटी सब्सिक्वेंटली, और बाद में जो ट्रांसफरर था उसको अथॉरिटी मिल गई, उसको प्रॉपर्टी का वो ओनर बन गया, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की अथॉरिटी मिल गई। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी कौन है? जिसको प्रोफेस किया गया था, वो वैसे वो भी ट्रांसफरी है नहीं, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको ट्रांसफरी मानेंगे, जिसको वचन दिया गया था कि मैं प्रॉपर्टी दूंगा। वो क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है ट्रांसफरर को, ट्रांसफरर मतलब जिसने प्रोफेस किया था उसको, कि अब तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे पास ऑन करो, मुझे पास ऑन करो। यही होती है सेक्शन 43 में, यही बोला गया है। अब इसी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लो एक पर्सन ने किसी को बोला कि मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी है, मैं तुझे दूंगा, और वो प्रॉपर्टी उसकी है नहीं। कल को वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ जाती है, और वो क्या करता है? उससे अगले दिन वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता है, किसी से पैसा लेकर प्रॉपर्टी उसको बेच देता है। जिसको बेचा गया उसको ये बात पता नहीं थी कि इसने किसी और को भी वचन दिया हुआ है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। तो जिसको बेचा गया उसके बाद नोटिस नहीं था, नोटिस वही जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था, और उसका नोटिस नहीं था, तो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी का इंटरेस्ट बच जाएगा, उससे प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। ये एक्सेप्शन बोलती है कि इंटरेस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इज प्रोटेक्टेड इफ ही हैड नो नोटिस ऑफ द सेम ऑप्शन। अगर मान लो वो पर्सन जिसने प्रोफेस किया था, जब उसे प्रॉपर्टी मिली, उसने किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा लिया, और जिसको बेची उसको पता नहीं था ऐसा कोई वचन भी उसने दिया होगा किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, तो जिसको बेची, जिसको पैसों से प्रॉपर्टी दी, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। दिस इज सेक्शन 43। अब सेक्शन 44 पढ़ेंगे, जो बात करता है ट्रांसफर बाय वन ऑफ द को-ओनर, ट्रांसफर बाय वन ऑफ द को-ओनर। तो अब मेरे दोस्तों सेक्शन 44 जो की बात करता है ट्रांसफर बाय वन को-ओनर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे को-ओनर क्या होता है और को-ओन्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो को-ओनर का सिंपल सा मतलब होता है जब एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो वो को-ओनर कहलाते हैं। इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन देन ऑल आर द को-ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी वुड बी कॉल्ड को-ओन्ड प्रॉपर्टी, और इसको क्या बोलेंगे? को-ओन्ड प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 44 बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को-ओन्ड प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा हिस्सेदार है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ये एक लैंड है, उसका ABC 3 हिस्सेदार है, तो कोई भी जो को-ओनर है वो अपने हिस्से को ट्रांसफर कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एनी को-ओनर कैन ट्रांसफर हिज पार्ट, अपने पार्ट को वो ट्रांसफर कर सकता है। और जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, मान लो वो एक्स पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी, वो जो एक्स है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन द प्लेस ऑफ अ ट्रांसफरर, इन द प्लेस ऑफ ट्रांसफरर। क्या बोला मैंने आपको कि मान लो एक प्रॉपर्टी है ABC, इस प्रॉपर्टी के 3 ओनर हैं, ए ने प्रॉपर्टी का हिस्सा है, बी का भी है, सी का भी है, ए ने अपने हिस्से को एक्स को ट्रांसफर कर दिया, तो वह एक्स कहां पे आ जाएगा? यहाँ पर जो ए का हिस्सा था वहां पे एक्स आ जाएगा। मतलब क्या हुआ बोलने का कि इकट्ठी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर तो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, आपका राइट है, पर जब आप इकट्ठी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो तो जो पर्सन है वो अब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है वो अब ट्रांसफरर के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसके प्लेस पर आ जाएगा। जो ट्रांसफरर के राइट्स ड्यूटीज थे वो अब ट्रांसफरी के राइट्स ड्यूटीज बन जाएंगे। ट्रांसफरी ट्रांसफरर के शूज में अपना स्टेप डाल देगा। अगर मान लो इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो अब एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई, एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स अब ए के पोजीशन पे आ गया, तो एक्स को वो लायबिलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, एक्स लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन बच्चों इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है ड्वेलिंग हाउस। अगर कोई बंदा घर में रहते हैं 4 भाई A B C D, 4 का हिस्सा घर में, और डी अपना हिस्सा बेच देता है या किसी को ट्रांसफर कर देता है, तो डी ने जो अपना हिस्सा ट्रांसफर किया ना बच्चों, जिसको ट्रांसफर किया ट्रांसफरर को, वो ड्वेलिंग हाउस में आकर नहीं रह सकता। ड्वेलिंग हाउस में आकर वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे हिस्सा ट्रांसफर हुआ, अब मैं ट्रांसफरर के शूज में मैंने स्टेप डाल लिया, मैं ट्रांसफरर हूं, अब मैं घर में आके रहूंगा। नो, ड्वेलिंग हाउस एक एक्सेप्शन डाली हुई है ताकि घर की जो एक जो पीस है वो मेंटेन किया जा सके। तो ये सेक्शन 44 बोलता है। अब इसके बाद बच्चों हम बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अंडर सेक्शन 52, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों अगर मैं बात सेक्शन 52 की बात करूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, ये डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू। एक ऐसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो जिसका जो केस है, सूट है, वो कोर्ट में भी पेंडिंग है, अभी उसका मुकदमा, उसका जो डिस्प्यूट कोर्ट में चला हुआ है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में कभी-कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस को लेकर दिया जाता है और कभी-कभी डायरेक्ट यही आ जाती है स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, ये भी कभी स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये सेक्शन 52 है बच्चों, ये बेसिकली इस केस के ऊपर बेस करता है, बेलने वर्सेस सबीना, BALLANY, बेलने BELLANY वर्सेस सबीना 1857।
केस करता है। तो बच्चों एक्चुअल में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, लिस पेंडेंस दो टर्म से मिलकर बना है, एक है लिस, दूसरा पेंडेंस। लिस का मतलब होता है लिटिगेशन और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। अगर दोनों इकट्ठा कर दो तो इसका मतलब हुआ पेंडिंग लिटिगेशन, इसका मतलब पेंडिंग लिटिगेशन। तो बच्चों एक्चुअल में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस बोलती क्या है कि अगर कोई लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग है, किसी सूट, किसी केस, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर, तो हमें उस प्रॉपर्टी से डील ही नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली ये बात बोलना चाहती है। तो डॉक्ट्रिन, ये जो लिस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेंडेंटे लाइट नीड इनोवेचर। पेंडेंटे लाइट निहिल, निहिल होगा बच्चों, निहिल होगा, निहिल निहिल इनोवेचर, जिसका मतलब है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। देखो बच्चों सेक्शन 52 क्या बोलता है हम अभी पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस देखें होती क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस बिल्कुल सिंपल डॉक्ट्रिन है, जिसके अनुसार अगर कोई भी केस कोर्ट में पेंडिंग है, सूट अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका डिसीजन नहीं आया, तो उस प्रॉपर्टी के साथ किसी को डील नहीं करना चाहिए। उस प्रॉपर्टी में कुछ भी नया नहीं ऐड करना चाहिए, नया नहीं क्रिएट करना चाहिए। नया क्रिएट करने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी किसी को बेचनी नहीं चाहिए, कोई नया ट्रांसफरर ना बन जाए, कोई नया प्रॉपर्टी का ओनर ना बन जाए। जो प्रॉपर्टी अगर कोर्ट में केस चला हुआ है, जब तक कोर्ट उस केस को डिसाइड ना कर दे किसकी प्रॉपर्टी है किसकी नहीं, तब तक उस प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस बेसिकली बोलती है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी की वजह से डॉक्ट्रिन बनाई गई है। अगर मान लो जिस प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चला हुआ है, उस प्रॉपर्टी को लोग ट्रांसफर करने लग पड़े, तो फिर जजेस क्यों बैठे हैं? जजेस क्यों बैठे हैं? डिसीजन, उनका डिसीजन कोई मानेगा नहीं फिर बाद में, है ना। तो नेसेसिटी की वजह से, ताकि जजेस को भी ध्यान सुना जाए, जजेस की बात को ऊपर रखा जाए, जजेस जो बोले जिसकी प्रॉपर्टी है वो आगे ट्रांसफर करे। अगर आप केस पेंडिंग है, आपको जुडिशरी के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो नेसेसिटी की वजह से डॉक्ट्रिन आई है। ये तो मैं जनरली आपको डॉक्ट्रिन के बारे में बता दिया कि लिस पेंडेंस का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 52 क्या बोलता है। तो सेक्शन 52 की क्या प्रोविजन है, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस देख लिया क्या होती है और क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस की। जब लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट में, तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ डील मत करो, उसको छेड़खानी मत करो, उसको ट्रांसफर मत करो। सेक्शन 52 क्या बोलता है, एसेंशियल कंडीशन क्या है 52 सेक्शन के, कि देयर इज अ पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। सबसे पहले कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट में, भी कोर्ट में चला हुआ है केस, और किस कोर्ट में चला हुआ है? कंपिटेंट कोर्ट में। जो सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इट मस्ट बी पेंडिंग इन कंपिटेंट कोर्ट। अ राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन्वॉल्वड इन सूट। और उस सूट, जो सूट है वो किसके रिगार्डिंग है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किसका राइट है, इसको लेकर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट किसका है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है, इसको लेकर कोई केस कोर्ट में चला हुआ है। सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कंक्लूसिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सूट चला है ना, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच, जिसने केस किया और जिसके ऊपर केस चला, उनकी मिली भगत नहीं होनी चाहिए आपस में, उनकी मिली भगत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं इसको। और लास्ट में, और जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए सूट चला हुआ है, वो अगर ट्रांसफर हो जाती है, वो ट्रांसफर कर दी जाती है, तो भाई क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? एक तो आप ऐसा कर नहीं सकते, पहली बात तो आप कर नहीं सकते। दूसरा कर देते हो तो जो ट्रांसफरी होगा, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, ट्रांसफरी को कल को कोर्ट के डिसीजन से बाउंड होना पड़ेगा। जो कोर्ट डिसीजन देगा उससे उसको बाउंड होना पड़ेगा। वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो भाई पैसे पे किए हैं, मैंने तो भाई कंसिडरेशन से प्रॉपर्टी ली है। कोर्ट बोलेगा अगर आपने प्रॉपर्टी ली, जिसका केस चला हुआ था, अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते, आप आगे पीछे लोगों से पूछ लेते, आसपास सोसाइटी से पूछ लेते, थोड़ा पता कर लेते प्रॉपर्टी के बारे में कि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। तभी तो बड़े बड़े जब डिस्प्यूट चलते हैं प्रॉपर्टी को लेके, तो बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, इस प्रॉपर्टी के साथ डील ना करिए, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या इसका सेक्शन 52 क्या बोलता है कि जनरली बंदा ऐसा नहीं कर सकता कि जिसका डिस्प्यूट चला है वो ट्रांसफर कर दे, और अगर कर दे तो फिर जो ट्रांसफर ही होगा, जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, उसको बाद में कोर्ट के डिसीजन से बाउंड होना पड़ेगा। पर शर्त यही है कि जो सूट और प्रोसीडिंग है वो कंपिटेंट कोर्ट में चली होनी चाहिए, और साथ में वो कंक्लूसिव नेचर की नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझाता हूँ। मान लो ए और बी बड़े अच्छे दो दोस्त हैं, मित्र हैं दोनों। ए की प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है और बी का इसके ऊपर पोजेशन है। बी दोनों दोस्त हैं, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी रहने के लिए। ए ने बी को बोला कि तू ऐसा कर, तू ये प्रॉपर्टी बेच दे, तू ये प्रॉपर्टी बेच दे, और कल को मैं केस कर दूंगा तेरे ऊपर, और केस में मैं ही जीतूंगा, मैं ऑनर हूं, तो जिसको प्रॉपर्टी बेची है उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, और जो पैसे तुझे मिलेंगे हम दोनों आपस में बांट लेंगे। क्या बोला? ए और बी दोनों दोस्त है, प्रॉपर्टी ए की है, बी उसके ऊपर पोजेशन करके बैठा हुआ है। बी ने क्या किया? वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी, और उससे जो पैसे आए वो दोनों ने आपस में बांट लिए। दोनों ने मिली भगत थी दोनों की कि भाई तू प्रॉपर्टी बेच दे ये वाली, और जो पैसा आएगा दोनों बांट लेंगे, और कल को मैं केस कर दूंगा तेरे ऊपर, ही मेरी प्रॉपर्टी है। और फिर जो केस का डिसीजन चलेगा वो मेरे फेवर में आएगा, तो प्रॉपर्टी सी से मुझे आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसफरी को बाउंड होना पड़ेगा कोर्ट के डिसीजन से। दोनों ने आपस में मिली भगत करी, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया और बी ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। देखो केस पहले किया फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है ना, पहले केस किया फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। बात याद रखना, बीच में गलत बोला कि ट्रांसफर करने का केस किया, नहीं, पहले केस किया, ए ने बी के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी है, और बी ने फिर ट्रांसफर कर दी सी को, सी से जो पैसे मिले दोनों ने बांट लिए, कल को ए के फेवर में केस आया। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है, मतलब जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है वो कंक्लूसिव नेचर की है, वो दोनों की मिली भगत से शुरू हुई है, मिली भगत है और बी की, तो फिर सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों, ये बात याद रखना, अदरवाइज सेक्शन 52 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे, कोर्ट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, किसी तरीके से कोई भी रीजन हो सकता है, तो कोर्ट अगर ऑर्डर दे तो आप जिस केस को प्रॉपर्टी का केस चला हुआ है उसको बेचा भी जा सकता है, सॉरी ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब बच्चों डॉक्टर लिस पेंडेंस खत्म होगी, अब सेक्शन 53 पढ़ते हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। ये वर्ड्स, ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं आपके, और आएंगे भी, तो अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज। अब हम फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर को देख लेते हैं।
तो दोस्तों अब सेक्शन 53 जो बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की, वही महत्वपूर्ण सेक्शन है, पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो बच्चों एक जो पर्सन ओनर है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी को किसी भी तरह ट्रांसफर कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, लीज कर सकता है। एक पर्सन ओनर है, वो प्रॉपर्टी के साथ जो मर्जी करे, ओनरशिप की ये विशेषता भी मानी जाती है, हमने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था। लेकिन अगर मान लो एक जो पर्सन है जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है बैड इंटेंशन की वजह से। बैड इंटेंशन मतलब उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में ट्रांसफर करे। अगर उसकी बैड इंटेंशन है, अगर किसी को धोखा देने के इरादे से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसा ट्रांसफर लॉ की नजरों में तो वैलिड होगा, लॉ की नजरों में तो वो वैलिड माना जाएगा, पर इक्विटी की नजरों में वो इनवैलिड होगा। तो सेक्शन 53 कहीं ना कहीं इक्विटी पर बेस करता है बच्चों, ये इक्विटी पर बेस करता है। तो अगर कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जैसे मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, उसका राइट है, लेकिन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर करने के पीछे उसकी जो इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए। अगर उसकी इंटेंशन गलत है, वो इस बिल के साथ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इक्विटी के अंदर वो ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा। सेक्शन 53 यही बोलता है। सेक्शन 53 के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको आगे समझाता हूं। मान लो एक ए है, ए की प्रॉपर्टी है सारी, ए की लैंड है, और ए ने बी से लोन लिया हुआ है, ए ने बी से लोन लिया हुआ है 50 लाख रुपया, ए ने बी से लोन लिया हुआ है। अब जब ए ने लोन वापस नहीं किया, तो बी फिर कोर्ट में केस करेगा, और केस करके उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने को बोलेगा, और फिर उसकी प्रॉपर्टी से अपने पैसा वापस रिकवर करेगा। ए को पता है कि मेरी प्रॉपर्टी खतरे में है, मैंने लोन तो वापस किया नहीं, अब बी मेरी प्रॉपर्टी को कोर्ट में केस करके मेरी प्रॉपर्टी जब्त करा देगा। तो ए क्या करता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है सी को, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है सी को। ए ने ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी ए का राइट था, तो उसकी जो इंटेंशन थी वो अपने जो क्रेडिटर थे जिन्होंने उसको लोन दिया था उसको धोखा देने की उसकी इंटेंशन थी। तो ऐसा ट्रांसफर क्या माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये सेक्शन 53 का दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट यही बोलता है, सेक्शन 53 बात करते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की। कब आपका ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर माना जाएगा, नंबर 1, और वो ट्रांसफर क्यों किया गया हो, ट्रांसफर इज फॉर डिफीटिंग और डिलेइंग द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। जिससे हमने लोन लिया है उनके इंटरेस्ट को डिफीट करना या डिले करना, लेट करना, इस इरादे से ट्रांसफर किया जाए तो वो ट्रांसफर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर माना जाएगा। वहीं पे दूसरा है ग्रेचुइटस ट्रांसफर टू डिफॉर द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। मान लो ए ने क्या किया, ए के पास लैंड पड़ी है बहुत ज्यादा, ए ने वो लैंड ना बी को ट्रांसफर कर दी ग्रेचुइटसली, बिना किसी पैसे के, फ्री में बी को ट्रांसफर कर दी, और बाद में वही लैंड सी को पैसों से ट्रांसफर कर दी। उसने बी को वो लैंड बिना पैसों के ट्रांसफर क्यों करी थी, ताकि कल को सी से पैसे ले लेगा और फिर बी बोल देगा कि ये लैंड तो मुझे पहले मिली है, तो मैं ओनर हूं। तो सी के इंटरेस्ट को, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, सी के इंटरेस्ट को डिफीट करने के लिए उसने पहले से लैंड बी को फ्री में ट्रांसफर कर दी, ग्रेचुइटीज फ्री में ट्रांसफर कर दी। क्यों करी, कि बाद में जिसको मैं बेचूंगा उसको फ्रॉड, उससे फ्रॉड करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए। तो ऐसा ट्रांसफर भी क्या माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर माना जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तो कर सकता है जैसे मर्जी, पर वो इन दो इरादों से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगी, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर वाइडेबल हो जाएगी, वाइड नहीं होगी, वाइडेबल हो जाएगी। वाइडेबल किसके ऑप्शन पर होगी, एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। मतलब बोलने का कि ए ने, एग्जांपल में वापस आइए, मतलब बोलने का ए की लैंड थी, ए ने लोन लिया था 50 लाख, कल को वापस नहीं किया और बचने के लिए उसने वो लैंड अपनी सी को ट्रांसफर कर दी, तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, ये वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर्स। वहीं पर ए ने लैंड पहले बी को दी फ्रीली और बाद में सी को पैसों से बेची। बी को क्यों दी थी, ताकि सी को मैं को धोखा दे पाऊंगा, दे सकूंगा, जिसको मैं पैसों से बेच रहा हूं बाद में, उसके इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए। तो ऐसी ट्रांसफर किसके ऑप्शन पर वाइडेबल होगी, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर सी के ऑप्शन पर। ये हमारा सेक्शन 53 पूरी बात बोलता है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस दिए वो बाद में देखते हैं। पहले आपको होगा, आपको इतना समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर कोई बंदा ट्रांसफर करता है बैड इंटेंशन से, तो ऐसी ट्रांसफर वाइडेबल होगी। वाइडेबल का मतलब क्या है कि क्रेडिटर कल को जाके जो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करी है, उस ट्रांसफर को कोर्ट में चैलेंज करके खत्म भी कर सकते हैं, और क्रेडिटर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, छोड़ो पड़े, अब जिसको मिलेगी प्रॉपर्टी मिलेगी, हम क्या करना। वाइडेबल का मतलब होता है जो वाइड हो सकती है, पर वैलिड ही मानी जाती है जब तक वाइड नहीं होती। अब बच्चों इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अगर एक्सेप्शन है ट्रांसफरी इन गुड फेथ प्लस कंसीडरेशन। पहले एक्सेप्शन है ट्रांसफरी इन गुड फेथ प्लस कंसीडरेशन, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, अगर वो गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले रहा है, जैसे इसमें सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई थी और सी गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले रहा था। सी को पता नहीं है कुछ ऐसा वैसा कि लोन लिया हुआ इसने, उसे कुछ पता नहीं है, उसने पैसे भी सी ने पूरे पे किए हैं, तो सी का इंटरेस्ट फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 53 एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। तो पहली एक्सेप्शन ये है। और दूसरी है लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट बन जाता है तो जो इंसॉल्वेंसी लॉ है वो प्रिवेल करेगा, ये सेक्शन 53 प्रिवेल नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी इसकी सेकंड एक्सेप्शन है। तो होप आपको सेक्शन 53 समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53 ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों सेक्शन 53 ए देख लेते हैं। तो बच्चों रिक्वेस्ट है, प्लीज विनम्र प्रार्थना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैंने एक बार भी नहीं बोला लाइक करने के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी दबा दो, अभी मैं जब तक बोर्ड में लिखता हूँ अगला क्वेश्चन, अभी लाइक का बटन दबा दो आप।
तो स्टूडेंट्स अब बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बेसिकली एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है, इसलिए कभी कभी इसको इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भी बोल देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसमें क्या होता है, मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि अगर ए और बी दो पर्सन ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूं, दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया, उसके बाद जो बी है वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में आ जाता है। किस प्रॉपर्टी के पोजेशन में? जो ए ने बोला बी को वो ट्रांसफर करेगा, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में बी आ जाता है। अगर ए और बी के बीच कुछ आपस में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस एग्रीमेंट के जरिए जो बी है वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में आ जाता है, तो कल को बी को इस ग्राउंड पर उस प्रॉपर्टी से इजेक्ट नहीं किया जा सकता। इजेक्ट मतलब उस प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता इस ग्राउंड पे कि वो जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ है उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है। दिस इज बेसिकली a doctrine of part performance. What does it mean? It means that if there is a contract and according to this contract one person come under the possession of some property, there is no registration of that particular transfer, there is only a contract, then that person who has come into possession under a contract would not be ejected on the ground that the transfer deed is not registered. This is the doctrine of part performance. अब आप बोलोगे भाई पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? पार्ट का मतलब कि कुछ पार्ट की परफॉर्मेंस हो गई, कुछ की अभी होनी है। अब कुछ पार्ट की परफॉर्मेंस क्या हुई है कि भाई ये पोजेशन में आ गया, दोनों ने एग्रीमेंट बनाया कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, दूसरा बंदे ने क्या किया, वो पोजेशन में आ गया प्रॉपर्टी के, उसने एक पार्ट की परफॉर्मेंस कर ली। अब दूसरा पार्ट क्या है? पैसे देना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ये बाकी पार्ट है। बाकी पार्ट वो बाद में परफॉर्म करेगा, तो दूसरा पार्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। लेकिन हाँ, अभी तक दूसरा पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, तो इस ग्राउंड पर उसे हम प्रॉपर्टी से हटा नहीं सकते कि भाई तूने जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उसकी। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल ज्यादा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक पर्सन है ए, उसने बी को बोला कि तुझे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। ए ने क्या बोला? ए ने बी को एग्रीमेंट किया, एक एग्रीमेंट किया बी के साथ कि तुझे मैं एक प्रॉपर्टी, एक लैंड है, तुझे मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा और इतने पैसे में ट्रांसफर करूंगा, और मैं एक एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच। इस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर जो बी था वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में आ गया, इस लैंड के पोजेशन में आ गया, वो उस लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया बी ने। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है प्रॉपर्टी की, जैसे एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट के बेस पर इसने पार्ट परफॉर्मेंस कर ली। कल को क्या हुआ? ए को लगा, ए प्रॉपर्टी का ओनर था इस वाली प्रॉपर्टी का जिसने एग्रीमेंट किया था, ए को लगा यार मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, इस प्रॉपर्टी के साथ तो 4 लेन हाईवे जा रहा है, अब तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अब जहां मैंने बी को बोला था 50,000 में प्रॉपर्टी दूंगा, अब इसकी वैल्यू तो 50 लाख हो गई। तो ए ने क्या किया? ए ने किसी सी को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी 50 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल कर दी या व्हाट्सएवर गिफ्ट कर दी। जो सी था वो जाता है बी के पास, तो बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम यहाँ से हटो, मैं तुम्हारी पोजेशन को हटाऊंगा और मैं खुद यहाँ पोजेशन में आऊंगा। तो सी ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल पार्ट परफॉर्मेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं बच्चों, तो ये डॉक्ट्रिन बेसिकली इंग्लैंड में ओरिजिन हुई है 1677 में। इंग्लैंड में बेसिकली थोड़ा सा आपको बता दूं बैकग्राउंड कि इंग्लैंड में क्या था। इंग्लैंड में एक कानून बना था, एक फ्रॉड को रोकने के लिए कानून बना था, और उस कानून के अनुसार क्या था कि इंग्लैंड में क्या था कि अगर कोई भी पर्सन बोलकर ओरली एग्रीमेंट करता है किसी को कि मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। और अगर वो करता है और इस एग्रीमेंट के बेस पर ओरली बोलने पर, ओरली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ओरली बोलने पर बंदा के पोजेशन में आ जाता है प्रॉपर्टी की, तो कल को उसको हटाया जा सकता है। इंग्लैंड में कानून था, कॉमन लॉ, इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ था वो ये बोलता था। लेकिन बाद में बहुत से लोगों के साथ गलत होने लगा, तो इंग्लैंड में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ इक्विटी आगे आया, और कोर्ट ऑफ इक्विटी ने बोला कि एग्रीमेंट चाहे राइटिंग में बनाओ चाहे ओरली बनाओ, अगर एग्रीमेंट बना हुआ है, इंडिया में बेशक एग्रीमेंट राइटिंग नहीं चाहिए, मैं इंग्लैंड का बता रहा हूं आपको, जब ओरिजिन इस डॉक्ट्रिन की, तो ये बोला गया कि अगर एक बंदे ने दूसरे से एग्रीमेंट किया, चाहे ओरली चाहे राइटिंग में फर्क नहीं पड़ता, और उस एग्रीमेंट के जरिए कोई बंदा प्रॉपर्टी के पोजेशन में आ गया, तो कल को उसको उसकी पोजेशन से हटाया नहीं जा सकता इस ग्राउंड पर कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया गया है। मैडिसन वर्सेस एंडरसन ये केस था, जिस केस के ऊपर ये डॉक्ट्रिन बेस करती है। इस केस में 1883 में इस डॉक्ट्रिन को फॉलो किया गया था, और इस केस में इस डॉक्ट्रिन को डेवलप किया गया। तो ये केस इस डॉक्ट्रिन के साथ लिंक करता है, मेडिसन वर्सेस एंडरसन, एंडरसन ALDERSON, ये आपने याद रखना है। अब बात आती है इंडिया की। इंग्लैंड में हमें पता चल गया इंग्लैंड में ओरिजिन हुई डॉक्ट्रिन 1677 में, 1677 में ओरिजिन हुई। और इंग्लैंड के बाद इंडिया की बात की जाती है, तो इंडिया में सेक्शन 53A ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का ऐड किया गया है, और इस सेक्शन में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को इंक्लूड किया गया है। इंडिया में केस हुआ था मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गोंगली, मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गोंगली, 1914 का प्रीवी काउंसिल का केस है। इसमें प्रीवी काउंसिल ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इंडिया में भी इक्वली एप्लीकेबल होती है जैसे इंग्लैंड में एप्लीकेबल होती है। एसेंशियल्स क्या है इंडिया की डॉक्ट्रिन के अनुसार पार्ट परफॉर्मेंस के सेक्शन 53 के एसेंशियल्स क्या है? नंबर 1, देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट
वर्ब मस्ट बी राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग होना चाहिए। इंग्लैंड और इंडिया में यही फर्क है बच्चों, इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट ओरली हो या राइटिंग में हो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, पार परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा और उस राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बंदा पोजीशन में आया होगा तभी डॉक्ट्रिन पार परफॉर्मेंस एप्लीकेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। इंडिया में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो 2 पर्सन के बीच और कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो। ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, ट्रांसफरी शुड हैव टेकन पोजीशन, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ट्रांसफरी नहीं, ट्रांसफरी यहाँ वो बंदा है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि तुझे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, उस ट्रांसफरी, उसको ट्रांसफरी बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है, एग्रीमेंट में हो गई है पर रजिस्टर नहीं हुई अभी तक है ना, तो ट्रांसफरी उस एग्रीमेंट के बेस पे प्रॉपर्टी के पोजीशन में आ जाए। ट्रांसफरी इज रेडी टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रांसफरी बाद में रेडी हो कि मैं बाकी पार्ट जो बचता है मेरा वो परफॉर्म करूंगा, बाकी पार्ट बचता है पैसे पे करने का हो सकता है पार्ट, या उस रजिस्ट्रेशन को करवाने का काम हो सकता है, तो जो बाकी काम बचा है मैं वो भी रेडी हूं परफॉर्म करने के लिए। जब ये सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो जाएंगे बच्चों तो समझ लेना डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A एप्लीकेबल हो जाएगा, और अब उस पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से कोई इजेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं सेल। सेल सेक्शन 54 से लेकर 57 तक दी गई है, तो सेल से जनरल क्वेश्चन आ जाता है, तो आइए सेल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 54 से लेकर 57 तक दिया गया है। देखो मैंने वर्ड यूज किया है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो सेल के प्रोविजंस है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बच्चों इंट्रोडक्शन में ये बात आप लिखोगे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के जरिए रेगुलेट करी जाती है। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो इस एक्ट के अंदर आएगा, लेकिन अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, things attached to earth, things embedded in the earth, things attached to what is embedded in the earth, जो हमने इमूवेबल डेफिनेशन पढ़ी थी वही है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप सेल करते हो तो किसमें आएगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में आएगा। अगर मैं बात करूं मीनिंग एंड डेफिनेशन की तो सेक्शन 54 साफ-साफ बोलता है कि सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में क्या होता है, आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, किसके बदले में, फॉर मनी कंसीडरेशन, आप पैसा लेते हो, मनी लेते हो, उसके बदले में ओनरशिप ट्रांसफर करते हो। जो मनी आप लेते हो वो या तो आपको मिल जाती है इमीडिएटली पेड और प्रॉमिस, या प्रॉमिस कर दिया जाता है आपको कि आपको मनी दे दी जाएगी। व्हाट इज सेल, इन द सेल 1% ट्रांसफर द ओनरशिप, ट्रांसफर द ओनरशिप, 1% ट्रांसफर द ओनरशिप टू अदर पर्सन, एंड अदर पर्सन इन रिटर्न गिव्स द पैसा, गिव्स द मनी, either he gives the money immediately or promise that he will give the money later on। मतलब आपको सेल में या तो पैसा इमीडिएटली मिल जाता है या फ्यूचर में मिल सकता है, वो भी सेल ही मानी जाएगी। अगर किसी ने प्रॉमिस किया आपको कि आपको पैसा दे देंगे तो वो भी सेल मानी जाएगी। अब बच्चों सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले सेल में 2 पार्टीज होती हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर को हम लोग वेंडर भी बोलते हैं, सेलर को हम लोग ट्रांसफरर भी बोलते हैं, बायर को हम लोग वेंडी, VENDW, वेंडी भी बोलते हैं और ट्रांसफरी भी बोलते हैं, बायर को हम ट्रांसफरी भी बोलते हैं। सेलर क्या बोलते हैं, या तो वेंडर या फिर हम बोलते हैं ट्रांसफरर, ट्रांसफरर। और बच्चों जो सेल कर रहा है ना, जो सेलर है, जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट हैव अ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी कहां पढ़ी थी हमने, सेक्शन 7 में पढ़ी थी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के, जिसमें हमने पढ़ा था जो पर्सन सेल कर, कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, सेक्शन 7 में पढ़ा था। तो वही यहाँ पे आपने लिखना है, सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सेलर मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मस्ट बी मेजर, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, एंड मस्ट बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो। सेक्शन 7 में 2 बातें थी, कॉम्पिटेंसी एंड ओनर, कॉम्पिटेंसी एंड एंटाइटल टू ट्रांसफर। तो जो सेलर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए एंटाइटल भी होना चाहिए। अब आपकी प्रॉपर्टी है, मैं मेजर भी हूं, साउंड माइंड भी हूं, पागल भी नहीं हूं, तो क्या मैं आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। वही है कि सेलर कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, साथ साथ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एंटाइटल्ड भी होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब आप सेल किस चीज की करोगे, तो सेक्शन 54 बोलता है सेल हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल तो सोगा 1930 डिस्कस करेगा, आपने इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मनी कंसीडरेशन। सेल जो आप कर रहे हो उसके बदले में आपको कंसीडरेशन क्या मिलेगी, मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा आपको। अगर आपको ट्रांसफर, आप ओनरशिप करते हो, आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है तो वो सेल नहीं होगी, वो गिफ्ट बन जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, बदले में आपको प्रॉपर्टी ही मिलती है तो वो एक्सचेंज बन जाएगा। सेल में क्या होगा, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, ओनरशिप ट्रांसफर करोगे, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करोगे, और बदले में आपको क्या मिलेगा, मनी, कंसीडरेशन मिलेगी। ये जो कंसीडरेशन है बच्चों, ये अभी इमीडिएटली भी मिल सकती है, फ्यूचर में भी मिल सकती है, प्रॉमिस टू पे भी हो सकता है। और साथ में याद रखना बच्चों कि मनी, ये जो कंसीडरेशन है, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ऐसा नहीं है कि कंसीडरेशन एडिक्वेट होनी चाहिए, हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू लाख रुपया हो और किसी से आपने जस्ट 50,000 रुपया लिया हो, 50 उसको माफ कर दिया हो। एडिक्वेट पर्याप्त होना कंसीडरेशन का जरूरी नहीं है, पर कंसीडरेशन होनी चाहिए। और चौथा है कन्वेंस। कन्वेंस मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब कि आप प्रॉपर्टी को कैसे कन्वे करोगे, कैसे ट्रांसफर करोगे। तो बच्चों 2 तरीके हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के। पहला तरीका होता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन पहला तरीका होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी को शेयर करने का, कन्वे करने का पहला तरीका डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी। और दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों देखो, अगर मैं डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात करूं तो आप कुछ प्रॉपर्टी की सेल में क्या होता है, आप जस्ट प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, सेल कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल, टच करने लायक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, 100 रुपए से कम है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जस्ट आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दो, सेल कंप्लीट हो जाएगी, कन्वे हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाती है उस प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, राइटिंग में डीड बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
बच्चों यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि अगर मान लो प्रॉपर्टी आपकी इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे जो बेनिफिट्स अराइजेस आउट ऑफ लैंड होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जैसे राइट टू फेरी, राइट टू फिशरी, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है। जो राइट्स हमें होते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर वो राइट्स अगर आप किसी को ट्रांसफर करो बच्चों, तो वो राइट्स क्या होंगे, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होगी। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा करवानी पड़ेगी, चाहे 100 रुपए से कम की वैल्यू का इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, चाहे 100 रुपए से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी रजिस्ट्रेशन तो करवानी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर बाकी कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, जिसको टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, उसकी अगर 100 रुपए से कम वैल्यू है, तो जस्ट बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या फर्क होता है, और साथ में देखेंगे कि सेलर और बायर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। स्टूडेंट्स, दो टर्म्स होती है, एक होती है सेल, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो इनमें डिफरेंस अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों सेल जनरल से देखो, पहले बोर्ड को छोड़ो, पहले जनरल से समझो। सेल का मतलब है एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ओनरशिप सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है। पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के केस में क्या है कि वो अभी सेल नहीं कर रहा, और वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कि मैं फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा। मान लो किसी कारण वो अभी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि कल को फ्यूचर में मैं आपको ही प्रॉपर्टी सेल करूंगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट किया गया सेल के लिए, कल को सेल होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल में क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के केस में जस्ट एक एग्रीमेंट बनाया जाता है ओनरशिप ट्रांसफर करने का फ्यूचर में, कि मैं फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, अभी नहीं ट्रांसफर कर रहा हूं, अभी तो एक एग्रीमेंट बन रहा है, ओनरशिप इसमें ट्रांसफर नहीं होती, फ्यूचर में होगी जब सेल होगी, अभी तो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। दूसरा सेल जो होता है वो राइट इन रैम होता है। राइट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, अगेंस्ट वर्ल्ड। अर्थात अगर एक बार सेल हो गई ना, तो जो पर्सन अब ओनर बना प्रॉपर्टी का, उसके पास ओनरशिप का राइट पूरे संसार के अगेंस्ट है। अब वो ओनर है प्रॉपर्टी का पूरी दुनिया के लिए, कोई भी उसको प्रॉपर्टी से हटा नहीं सकता। सेल में राइट इन रैम होता है। अगर मान लो जिस पर्सन को प्रॉपर्टी सेल करी गई है, जो परचेजर है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरफेयर करता है, चाहे खुद सेलर या कोई तीसरा बंदा, कोई चौथा बंदा वर्ल्ड में कोई भी, तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकता है। वहीं पे अगर बात की जाती है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की, इसमें राइट इन पर्सोनम होता है। राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। अर्थात जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ जस्ट सेल का, कि कल को सेल फ्यूचर में होगी, तो कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो जो पर्सन है जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वो पर्सन केवल उसी के ऊपर केस कर सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, औरों के ऊपर केस नहीं कर सकता। अगर मान लो मैं किसी को बोलता हूं कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सेल करूंगा फ्यूचर में, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस करता है, तो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। अब जैसे एग्रीमेंट हुआ है, फ्यूचर में प्रॉपर्टी सेल होगी, तो बोलने मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या होता है, जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के साथ राइट बनता है बंदे का। इसमें राइट में पर्सोनम होता है, राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन होता है। वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है, सेलर। बस सेलर के अगेंस्ट ही राइट बनेगा। जो सेलर को किसको बोल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा है कि मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगा, उसी के अगेंस्ट बंदे का राइट बनेगा कोई केस करने का। कोई कॉन्ट्रैक्ट कल को ब्रीच हो जाता है, कल को वो पर्सन मुकर जाता है प्रॉपर्टी सेल करने में, तो उसी के ऊपर केस कर सकता है। इसमें राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन होता है। पर सेल में क्या होता है, राइट अगेंस्ट वर्ल्ड। सेल हो गई तो अब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में, जो करेगा उसके ऊपर बंदा केस कर सकता है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो ओनर बन गया। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ रुपीज 100 और मोर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। अगर सेल हुई है तो सेल में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपया उससे ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो, कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। सेल में क्या होता है, सेल कन्वेज द लीगल टाइटल टू परचेजर। सेल जब होगी तो परचेजर को क्या मिलेगा, लीगल टाइटल, परचेजर ओनर बन जाएगा। लेकिन अगर बात कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की करी जाती है तो ये कभी भी परचेजर को लीगल टाइटल नहीं देता, वो तो जस्ट एक एग्रीमेंट हुआ है, वो ओनर थोड़ा बना, लीगल टाइटल उसको क्यों मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। अब अगला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या फर्क है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इनमें क्या फर्क है। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आपको समझा गया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फ्यूचर में सेल होगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है जो सेल बनाने की डीड तैयार करी जाती है, जिसमें टर्म्स लिखी जाती हैं, पूरा कुछ लिखा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फ्यूचर में प्रॉपर्टी सेल करी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है सब कुछ लिख दिया और सेल का वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उसको रजिस्टर करवाएंगे, सेल हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम सेलर और बायर की ड्यूटीज देख लेते हैं और राइट्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेलर और बायर की राइट्स और ड्यूटीज की बात करूं तो सेक्शन 55 इससे डील करता है। हमने इसको कैसे पढ़ना है, पहले हम सेलर की ड्यूटीज पढ़ेंगे सेल से पहले, फिर सेलर की ड्यूटीज पढ़ेंगे सेल होने के बाद, फिर हम सेलर की राइट पढ़ेंगे सेल से पहले, फिर हम सेलर की राइट पढ़ेंगे सेल होने के बाद। वैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे बायर की ड्यूटीज सेल से पहले, बायर की ड्यूटीज सेल के बाद, बायर की राइट सेल से पहले, बायर की राइट सेल के बाद। तो सबसे पहले सेलर ड्यूटी बिफोर सेल। सेलर की अभी सेल नहीं हुई है और जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी क्या ड्यूटी बनती है सेल से पहले। सबसे पहली ड्यूटी बनती है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट। जिस प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहा है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है, इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट का अगर बायर को पता होता तो बायर या तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदता या कम पैसों पे खरीदता, तो सेलर को ऐसा डिफेक्ट बताना पड़ेगा। डिफेक्ट कैसा हो सकता है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेबर जो साथ के लोग हैं वो न्यूसेंस बहुत ज्यादा करते हैं, साथ में फैक्ट्री है बहुत खतरनाक, साथ में जहरीली गैसों वाली कोई लैंड है जिससे एक पर्सन यहाँ पे रह नहीं सकता, जो लैंड बंदा परचेज कर रहा है। तो अगर ऐसे कोई मटेरियल डिफेक्ट है तो सेलर को सेल से पहले बताने पड़ेंगे। तो प्रोड्यूस द टाइटल डीड। जब भी बायर सेलर से टाइटल डीड मांगेगा कि मुझे दिखाइए ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे कैसे है, मुझे टाइटल डीड
डीड दिखाइए तो सेलर को सेल से पहले टाइटल डीड बतानी पड़ेगी और उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा है टू आंसर द क्वेश्चन एज टू टाइटल। अगर मान लो टाइटल डीड देने के बाद भी जो बायर है उसके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो सेलर को उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने पड़ेंगे। टू आंसर द क्वेश्चन एज टू टाइटल, टाइटल को लेके मान लो बायर को टाइटल डीड में समझ नहीं आ रहा सेलर का कौन सा हिस्सा है, कितनी प्रॉपर्टी सेलर की है, 3-4 ओनर्स के इकट्ठे नाम लिखे हुए हैं, बायर को पता नहीं चल रहा और वो कुछ क्वेश्चन पूछता है सेलर से, तो सेलर को सेल से पहले वो क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे एज टू टाइटल। टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर कन्वेंस, प्रॉपर कन्वेंस का मतलब क्या है कि ये ड्यूटी बनती है सेलर की सेल से पहले कि प्रॉपर पूरी डीड तैयार करे, उसके ऊपर साइन करे, सिग्नेचर करे, प्रॉपर जैसे प्रॉपर्टी कन्वे करी जाती है, जो भी रूल्स हो कन्वेंस के, रजिस्ट्रेशन है या पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, जो भी है, जो पहले पढ़ा 100 रुपए से कम प्रॉपर्टी है पोजेशन दे दो, दैट इज कंप्लीट, सेल इज कंप्लीट। और अगर 100 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो सेलर की ड्यूटी है वो प्रॉपर कन्वेंस डीड को तैयार करे। टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डीड, ये भी सेलर की ड्यूटी बनती है सेल से पहले कि वो प्रॉपर्टी की भी केयर करे और डीड की भी केयर, जो सेल डीड है उसकी भी केयर करे, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है तो केयर उसको ही करनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ आउटगोइंग्स, इसका मतलब होता है पेमेंट ऑफ वेरियस चार्जेस, रिवेन्यू, टैक्सेस, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है सेलर के जरिए बायर को, तो अभी तक सेलर ही ओनर है, तो प्रॉपर्टी के जितने भी टैक्सेस होंगे, कोई मीटर का बिल है या कोई रेवेन्यू टैक्स है, कोई बिजली का पानी का बिल है बिजली का, वो सारे आउटगोइंग सेलर को सेल से पहले पे करने पड़ेंगे। अब बात आती है सेल होने के बाद सेलर की क्या ड्यूटीज है। सबसे पहली ड्यूटी है टू गिव पोजेशन, पोजेशन मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन किसको दे दे, बायर को दे दे जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है। दूसरा टू डिलीवर द टाइटल डीड, जो टाइटल डीड है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है, इस टाइटल डीड को बायर को डिलीवर करते ही उसकी दूसरी ड्यूटी है। अब सेलर का राइट क्या है सेल से पहले, सेलर का सेल से पहले राइट है टू टेक रेंट एंड प्रॉफिट। सेलर की का राइट है कि अगर प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉपर्टी से कुछ रेंट आ रहे हैं, मान लो प्रॉपर्टी पीजी है और पीजी रेंट पे दिया हुआ है, महीने का 50,000 रुपया आता है, तो अभी तक सेल हुई नहीं ना, तो सेलर से पहले उसका राइट है कि वो रेंट को भी ले सके और सारे प्रॉफिट्स को भी ले सके। अब सेल होने के बाद क्या राइट है, तो सेलर राइट आफ्टर सेल क्या है, सेलर लियन, एक ही राइट है, ये भी एक ही, वैसे यहाँ पे एक राइट क्या है, सेलर लियन। जब सेल हो गई, सेल होने के बाद अगर सेलर को अपना पैसा नहीं मिलता है जो उसने बोला था मांगा था बायर से, तो सेलर उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी उसने सेल करी है उसके ऊपर चार्ज उसका क्रिएट हो जाएगा और सेलर उस प्रॉपर्टी के ऊपर लियन क्रिएट कर सकता है और अपने पैसे मिलने के बाद प्रॉपर्टी को फ्रीली बायर को दे सकता है। तो ये सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ लिए हमने, अब हम बायर के राइट्स एंड ड्यूटीज को देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बायर की राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करूं तो बायर की ड्यूटीज बिफोर सेल पढ़ेंगे, फिर बायर की ड्यूटी आफ्टर सेल पढ़ेंगे, फिर बायर की राइट बिफोर सेल पढ़ेंगे, फिर बायर की राइट आफ्टर सेल पढ़ेंगे। पहले बायर की ड्यूटी बिफोर सेल क्या है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज। जैसे सेलर की ड्यूटी थी किसी मटेरियल डिफेक्ट को डिस्क्लोज करे सेल से पहले, वैसे ही बायर की भी ड्यूटी है कि अगर उसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता है रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ सेलर, रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ सेलर, तो बायर को सेलर को बताना पड़ेगा। जैसा कि इस केस में क्या हुआ था, एक केस था समर वर्सेस ग्रीस। इस केस में क्या हुआ था, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसे लगता था कि मेरी प्रॉपर्टी ये नहीं है और जो बायर था उसको पता था कि प्रॉपर्टी अम्मा की है। उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी कम पैसों में सेल कर दी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी पर उसे लगता था कि मैं इसकी ओनर नहीं हूँ, लेकिन बायर को पता था ये ओनर है, तो उसने प्रॉपर्टी को कम पैसों में सेल कर दिया। कल को जब केस गया कोर्ट में कि कोर्ट ने बोला कि बायर की ड्यूटी है कि अगर उसे कुछ पता है टाइटल को लेके सेलर के और सेलर को बात पता नहीं है, सेलर अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है, तो बायर को बताना पड़ेगा सेलर को कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपका टाइटल इफेक्टिव है और इसकी वैल्यू इतनी बनती है और मैं इतना पे करने को रेडी हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी इलिटरेसी का फायदा उठा के कम पैसों में प्रॉपर्टी खरीद ले। तो पहली ड्यूटी बायर की बनती है, कोई डिफेक्ट कोई पता है उसको मटेरियल चाहिए तो वो उसको बताए, किसको बताए, सेलर को। दूसरा टू पे प्राइस, दूसरी ड्यूटी क्या बनती है उसकी, वो प्राइस पे करे, जितने पैसों से उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो जितनी पैसे की बात हुई है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल होने की बात हुई है तो उसका प्राइस भी पे करे। कभी भी प्राइस इकट्ठा पे कर दिया जाता है, कभी रेट पे किया जाता है, वो उनकी भी जैसा एग्रीमेंट होगा वैसा। बच्चे को बात याद है, जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर और बायर ने इन राइट्स के परे जाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। ये राइट्स तो जनरल राइट्स हैं, नहीं तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपने राइट्स ड्यूटीज भी डिसाइड कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। एक और बात बच्चों, प्लीज वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज 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 लाइक कर दें, अभी लाइक का बटन दबा दें, कंजूसी ना करें लाइक करने में। अब आ जाता है राइट्स बिफोर सेल। अब बायर के राइट क्या है सेल से पहले, टू चार्ज फॉर प्राइस प्रीपेड। कभी कभी बायर एडवांस में पैसा पे कर देता है और सेल अभी तक होती नहीं है प्रॉपर्टी, तो उसने पैसा एडवांस में पे किया है तो उस पैसा जो उसने पे किया है उसका वो हमेशा राइट रहेगा सेल से पहले कि उस पैसे को रिकवर कर सके, उस पैसे का वो चार्ज क्रिएट कर सके प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसने पैसा पहले पे किया हुआ है। और दूसरा राइट आफ्टर सेल क्या बनता है, बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट्स। बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर सेल हो जाती है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में कुछ इंक्रीमेंट्स लगते हैं, इंक्रीमेंट्स का मतलब है प्रॉपर्टी में कुछ बढ़ोतरी होती है। कैसे बढ़ोतरी होती है, मान लो कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समुद्र के किनारे है, पानी कम आता है, वो समुद्र की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, या मान लो प्रॉपर्टी के नीचे कोई गोल्ड माइन है, तो जो भी इंक्रीमेंट्स होंगे उसके ऊपर किसका राइट होगा, उसके ऊपर फिर बायर का राइट होगा आफ्टर सेल। तो ये हो गया राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर। आपने हेडिंग अच्छे से याद करनी है और बीच का मटेरियल इजी है। अब अगला क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सेक्शन 56 जो बात करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, मार्शलिंग का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट करना। क्या होता है, अरेंजमेंट करना, अरेंजिंग द थिंग, अरेंजमेंट करना होता है कि एक्चुअल में ध्यान से बात समझने की कोशिश करना। एग्जांपल दूंगा आपको फिर आपको समझ आ जाएगा। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, मार्शलिंग मतलब अरेंजमेंट करना। कौन अरेंजमेंट कर रहा है यहाँ पे, बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, जो प्रॉपर्टी बाद में परचेज कर रहा है वो कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो, कौन नहीं, अभी समझ आ जाएगा। मान लो एक पर्सन है ए एक पर्सन है, इसकी प्रॉपर्टी है बी सी डी, ये तीन इसकी प्रॉपर्टी है, एक खेत ये है, एक खेत ये है, एक खेत ये है, ये तीन प्रॉपर्टीज है ए की। ए ने क्या किया, इन तीनों प्रॉपर्टीज को किसको दे दिया, बैंक के पास मोर्टगेज कर दिया। क्या कर दिया, बैंक के पास मोर्टगेज कर दिया और इसके बदले में 10 लाख रुपए लोन ले लिए। ए ने अपनी तीनों प्रॉपर्टीज को बैंक को दे दिया और कब्जे में बदले में लोन ले लिया। अब कल को ए ने क्या किया, जो उसकी प्रॉपर्टी डी थी
डी थी, ये डी वाली प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, सेल कर दिया मुकेश को। किसको सेल कर दिया, मुकेश को अपनी डी वाली प्रॉपर्टी सेल कर दी। मुकेश ने प्रॉपर्टी ले ली। अब कल को जब ए ने लोन वापस नहीं किया तो बैंक वाले क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करके लोन रिकवर करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज ने मॉर्गेज करी थी और एक प्रॉपर्टी उसने सेल कर दी मुकेश को। अब मुकेश की जो प्रॉपर्टी वो खतरे में पड़ गई, बैंक अब लोन रिकवरी करेगा तो मुकेश को नुकसान हो जाएगा। तो मुकेश कौन है, मुकेश है सबसीक्वेंट परचेजर। क्या है मुकेश, सबसीक्वेंट परचेजर। अब मुकेश क्या करेगा, मार्शलिंग करेगा, अरेंजमेंट करेगा। क्या अरेंजमेंट करेगा, जब भी बैंक ऐसा कोई काम शुरू करता है प्रॉपर्टी रिकवर करने का, सॉरी लोन रिकवर करने का, तो मुकेश बैंक को बोलेगा कि पहले आप इन 2 प्रॉपर्टी से लोन की रिकवरी कर लीजिए, दोनों प्रॉपर्टी से अपना लोन रिकवरी कीजिए, फिर कुछ बचता है फिर मेरे पास आइएगा, फिलहाल मेरी प्रॉपर्टी मत छेड़िए, मैंने सेल पैसे देके प्रॉपर्टी ली हुई है। ये होता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। समझा रही मेरी बात। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट बनते हैं मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर के। क्या, नंबर 1, एक पर्सन एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का ऑनर है। नंबर 2, वो पर्सन अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है और लोन ले लेता है। नंबर 3, वो मॉर्गेज करी प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को सेल कर देता है और जिसको सेल करता है वो सब्सिक्वेंट परचेजर बन जाता है। नंबर 4, जब बैंक लोन की रिकवरी करता है तो जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो कोर्ट से, वो बैंक को बोल सकता है प्लीज आप मेरी प्रॉपर्टी को मत छेड़िए, पहले आप बाकी की प्रॉपर्टी से लोन रिकवरी कीजिए, फिर कुछ बचता है फिर मेरे पास आइएगा। इसी को बोला जाता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। वो ऐसा कर भी सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर मान लो इन दोनों की प्रॉपर्टी से लोन रिकवर किया और 10 लाख में 8 लाख की लोन रिकवर हुआ, 2 लाख फिर भी बच गए, तो 2 लाख अब इसकी प्रॉपर्टी से जाएंगे। मॉर्गेजी का राइट नहीं इफेक्ट होगा, मॉर्गेजी जिसने लोन दिया है वो तो अपने पैसे पूरे रिकवर करके छोड़ेगा। अब 2 लाख जो बचे वो 2 लाख चाहे मुकेश अपनी जेब से दे दे, चाहे प्रॉपर्टी अपनी सेल करने का ऑर्डर स्वीकार कर ले, उसकी मर्जी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमारा सेल भी कंप्लीट हो गया, अब हम मॉर्गेज को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है मॉर्गेज, जिसको बंडल बोला जाता है हिंदी में। सेक्शन 58 से लेकर 104 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। तो बच्चों अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं इस टॉपिक की, तो हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बेसिकली 5 प्रकार के ट्रांसफर्स की बात करी गई है, 5 प्रकार के ट्रांजैक्शन की बात करी गई है। पहला सेल है सेक्शन 54 से 57 तक, दूसरा मॉर्गेज है 58 से 104 तक, तीसरा लीज है 105 से 117 तक, उसके बाद अगला है एक्सचेंज 118 से 121 तक, फिर 122 से 129 तक जो है वो गिफ्ट है, फिर 130 से 137 तक एक्शनेबल क्लेम है। तो अब हम मॉर्गेज पढ़ेंगे। मॉर्गेज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज। सेक्शन 58 में मॉर्गेज का मीनिंग बताया गया है, मॉर्गेज में क्या क्या पार्टीज होगी ये भी बताया गया है, मॉर्गेज डीड क्या होगी ये भी बताया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करो मीनिंग की, तो बच्चों मॉर्गेज इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो बच्चों दूसरी बात, जो मॉर्गेज के प्रोविजन है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की प्लेज होती है जो हमने पहले पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो क्या होती है मॉर्गेज, ये एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है। किस चीज में इंटरेस्ट होता है, वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों किया जाता है, फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ सम लोन, किसी लोन को सिक्योर करने के लिए। तो बच्चों लोन जो है बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है इनसिक्योर लोन। मान लो आपने किसी को पैसे दिए 10 लाख रुपया, किसी को पैसे दिए और उसके बदले आपने कुछ सिक्योरिटी नहीं ली, तो वो तो हुआ आपका इनसिक्योर लोन। आपका लोन सिक्योर नहीं है, कल को वो 10 लाख रुपया वापस नहीं करेगा तो आप कैसे रिकवरी करोगे, आपके पास तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, वो अनसिक्योर लोन है। लेकिन दूसरा होता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पड़ी है, वो सिक्योरिटी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। मूवेबल कैसे, जैसे आपके पास मान लो किसी ने गोल्ड सोना गिरवी रख दिया, आपके पास प्लेज कर दिया सोना, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी आ गई, तो भी लोन सिक्योर हो जाएगा। या आपके पास किसी ने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी आ गई। इमूवेबल में क्या होता है, आपने कोई अपनी लैंड या कोई बिल्डिंग अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी के पास रख दी और लोन ले लिया, वो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है लोन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम सिक्योरिटी देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मॉर्गेज बोल देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे आता है मॉर्गेज में पार्टीज क्या होती हैं। तो बच्चों मॉर्गेज में 2 प्रकार की पार्टीज होती हैं, एक मॉर्गेजर, एक मॉर्गेजी। मॉर्गेजर वो होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, वन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी को, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है ये, और बदले में इसको क्या मिलता है, इसको बदले में लोन मिलता है। मॉर्गेजर वो है जो प्रॉपर्टी देकर लोन लेता है। और वहीं पर मॉर्गेजी की बात की जाए, मॉर्गेजी कौन है, जो लोन देता है और प्रॉपर्टी लेता है। मतलब बैंक मान लो आप एग्जांपल के तौर पर कि मॉर्गेजी कौन है, जो लोन दे रहा है और प्रॉपर्टी उसको मिल रही है, ट्रांसफरी। वो कौन है, एक तरह से ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफरी फर करी जाती है। वैसे भी मॉर्गेजर, ट्रांसफरर, मॉर्गेजी, ट्रांसफरी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब एसेंशियल्स क्या है मॉर्गेज के, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज। तो बच्चों मॉर्गेज के बेसिकली 4 एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले 2 पार्टीज, मॉर्गेज में 2 पार्टीज होती हैं, एक मॉर्गेजर, एक मॉर्गेजी। मॉर्गेजर जो लोन लेता है, प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखता है, और मॉर्गेजी जो लोन देता है और प्रॉपर्टी लेता है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो मॉर्गेज में क्या होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। सेल में क्या होती थी, ओनरशिप ट्रांसफर होती थी, इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। और ये इंटरेस्ट जो होता है बच्चों, वो क्या होगा, ये डिपेंड करता है मॉर्गेज के टाइप के ऊपर। मॉर्गेज के बहुत से टाइप्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो जो टाइप होगा मॉर्गेज का, उसके अनुसार इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। जैसे सिंपल मॉर्गेज में ये इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, बंदा अगर प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। यूजुफैक्टरी मॉर्गेज में ये ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट की, बंदा प्रॉपर्टी से प्रॉफिट ले सकता है, उससे जो फायदा आ रहा है वो ले सकता है।
तो मॉर्गेज में क्या होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। इंटरेस्ट किसमें ट्रांसफर किया जाता है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अर्थात प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब मान लो बंदे के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी है और वो बोलते हैं मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ और मुझे लोन दे दीजिए, ऐसे नहीं बात चलेगी। 50 प्रॉपर्टीज आपके पास पड़ी है, आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लेकर आनी है, उसके कागज लाने हैं, तब लोन मिलेगा। तो इमूवेबल, तो मॉर्गेज में क्या होता है, आपको स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है लोन लेने के लिए। और मॉर्गेज हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, सिक्योर द लोन, लोन को सिक्योर करने के लिए। लोन मतलब जो हम लोन ले रहे हैं किसी से, उस लोन की सिक्योरिटी के लिए हम मॉर्गेज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मॉर्गेज के काइंड्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सेक्शन 58 में ही मॉर्गेज के काइंड्स भी बताए हुए हैं। बेसिकली ये 6 प्रकार की मॉर्गेज होती है। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिटिंग ऑफ टाइटल डीड एंड एनामोलस मॉर्गेज। ये 6 प्रकार की मॉर्गेज होती है। सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज देख लेते हैं। तो बच्चों, सिंपल मॉर्गेज में पता क्या होता है, जो हम आसपास सोसाइटी में देखते हैं ना, वो सिंपल मॉर्गेज ही होती है। हम लोग बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहती है, पर बैंक को हम बोलते हैं कि सर हम आपके पैसे वापस कर देंगे, और अगर पैसे वापस नहीं करेंगे तो आप हमारी प्रॉपर्टी को बिकवा कर वहां से पैसे रिकवर कर लेना। तो वो होती है एक तरह से सिंपल मॉर्गेज। तो मान लो मेरे पास कोई एक घर पड़ा हुआ है, एक ही घर है मेरे पास और मुझे पैसों की भी जरूरत है। अब मैं अगर वो घर बैंक को दे दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा। तो सिंपल मॉर्गेज बोलती है कि मुझे अगर लोन लेना है तो मैं बैंक में जाऊंगा, उनको अपने घर के बारे में जो है प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, एक प्रॉपर मॉर्गेज डीड तैयार करूंगा, उसके ऊपर साइन करूंगा और बैंक को प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। और अगर नहीं करूंगा तो आप ये जो मेरा घर है आप इसको बिकवा कर कल को कोर्ट में केस करके इसको सेल करके फिर प्रॉपर्टी रिकवर कर लेना, अपनी लोन रिकवर कर लेना। ये होती है सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज में कभी भी पोजेशन डिलीवर नहीं होता। इन सिंपल मॉर्गेज अ पर्सन विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन, वो पोजेशन डिलीवर करता है, प्रॉपर्टी उस बंदे के पास ही रहती है। वो मॉर्गेजर करता क्या है, मॉर्गेजर कौन होता है बच्चों, जो लोन लेना चाहता है और प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखता है। मॉर्गेजर क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं देता, वो अपने आप को बाइंड कर लेता है पर्सनली। बाइंड मतलब वो अपने आप को अंडरटेकिंग देता है। वो बैंक में बोलता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, वो एक पर्सनली अपने आप को बाइंड करता है कि मैं ये करूंगा फ्यूचर में, और एग्री होता है कि अगर उसने डिफॉल्ट किया, मतलब उसने बैंक के पैसे वापस नहीं किए, तो मॉर्गेजी मतलब जो बैंक होगा जो लोन दे रहा है, मैं बैंक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लोन दे रहा कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पर मैं बैंक जनरली हम बैंक में लोन लेते हैं तो मैं बैंक वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो मॉर्गेजी है जो लोन दे रहा है, उसके पास राइट होता है कि वो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोर्ट में केस कर सके। क्या लिखा हुआ है, mortgagor agree that in case of default mortgagee would have right to cause the mortgage property to be sold। cause the बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। cause the का मतलब है कि वो खुद जाके बैंक प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, बैंक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट को, यहाँ पे कोर्ट में केस करना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी सेल होगी। और जो सिंपल मॉर्गेज बनती है बच्चों, इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी होती है, इस सिंपल मॉर्गेज को रजिस्टर करवाना ही पड़ता है, नहीं तो वो मॉर्गेज वैलिड नहीं मानी जाती। दूसरी है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल मतलब झूठी, ऐसा लगता है सेल है पर सेल होती नहीं। इसमें क्या होता है, जो बंदा बैंक से लोन लेना चाहता है, मैं बैंक वर्ड फिर से यूज कर रहा हूं पर वो कोई और भी हो सकता है, जो पर्सन लोन लेना चाहता है, जो मॉर्गेजर है, वो जाके अपनी प्रॉपर्टी एक तरह से सेल कर देता है। ऑस्टेंसिबली लगता है सेल करिए पर सेल होती नहीं है प्रॉपर्टी, वो सेल कर देता है और बोलता है कि कल को अगर मैंने लोन वापस कर दिया तो मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर देना, और लोन वापस नहीं किया तो ये सेल एब्सोल्यूट बन जाएगी, प्रॉपर्टी फिर आपकी हो जाएगी। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नाम बता रहा है, सेल करी जाएगी कंडीशनल। इसमें क्या होता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑस्टेंसिबल सेल करी जाती है, और सेल जो है वो दो कंडीशन के सब्जेक्टिव होती है। ऑन नॉन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, अगर पैसे पे नहीं किए, मॉर्गेज मनी पे नहीं करी, तो सेल क्या बन जाएगी बच्चों, वो कंडीशनल सेल एब्सोल्यूट बन जाएगी। और ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, जब मॉर्गेज मनी रिटर्न कर दी तो सेल वो क्या बन जाएगी, वॉइड बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये होती है हमारी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब आगे यूजुफैक्टरी मॉर्गेज और बाकी देख लेते हैं। तीसरा टाइप है यूजुफैक्टरी मॉर्गेज। बच्चों यूजुफैक्टरी मॉर्गेज में क्या होता है, जो पर्सन लोन ले रहा है और अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजी को दे देता है। पोजेशन मतलब जैसे मान लो मुझे लोन लेना है तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दूंगा मॉर्गेजी को और बोलूंगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उससे पैसा, उससे रिटर्न आता है कुछ रिटर्न, जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है मैंने किसी को और उससे रेंट आता है, या प्रॉपर्टी में कुछ फसल होती है उसको बेच के पैसा आता है, और मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करो, आप ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसको, इसका कब्जा ले लो आप, और जितना पैसा इससे रिकवर होता है उतना रिकवर करो। चाहे मैं प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने के लिए बोल सकता हूँ या इंटरेस्ट को भी, या दोनों को। मतलब लोन में ले रहा हूँ या तो मैं जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पोजेशन देकर रिकवर करने के लिए बोल सकता हूँ, या उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको, या दोनों। एक तो मैं ये बोलूंगा, और दूसरा बोलूंगा जब आपका रिकवरी हो जाएगी सारी तो उसके बाद मुझे पोजेशन वापस कर देना। ये होती है यूजुफैक्टरी मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन होती है मॉर्गेज प्रॉपर्टी की, किसको, टू मॉर्गेजी। मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी डिलीवर करी जाती है, पोजेशन दिया जाता है, और उसमें जो मॉर्गेजी होता है उसका राइट होता है कि वो एंजॉय करे और प्रॉपर्टी को यूज करे जब तक उसका लोन पूरा पे ना हो जाए। समझ आ रही मेरी बात, मैंने लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी दी, जिसको प्रॉपर्टी दी उससे मैंने लोन लिया, वो मेरी प्रॉपर्टी से जैसा रिटर्न आ रहा है, कोई इनकम आ रही है, एन्युटीज आ रही है, रेंट आ रही है, उससे अपना लोन पूरा करेंगे। जब पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर। इसमें जो मॉर्गेजर है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं पैसा पे करने की, वो तो बस इतना बोलेगा मैंने प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी से रिकवर करो आप। मॉर्गेजी कैन नॉट सू फॉर सेल, और कभी भी मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को सेल करने की बात नहीं कर सकता। मॉर्गेजी केवल उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है उस पैसे के जरिए अपना लोन पूरा करने की, रिकवरी करने की कोशिश करेगा, या इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट या दोनों रिकवर करने की कोशिश करेगा, जैसे भी डिटेल में लिखा होगा। इसके अलावा वो सेल करने के लिए नहीं बोल सकता कभी भी, कौन, जिससे लोन लिया गया वो।
इसकी क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? हाँ, अगर 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का लोन लिया हुआ है या 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा और प्रॉपर्टी वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगली आती है बच्चों इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है ना, ये इंग्लिश मॉर्गेज में एक पर्सन जो लोन ले रहा है वो अपने आप को पर्सनली बाउंड करता है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा किसी सर्टेन डेट पर, किसी पर्टिकुलर डेट पे पैसा वापस कर दूंगा आपका, और साथ में बोलता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको एब्सोल्युटली सेल कर रहा हूँ और कल को जब मैं पैसा वापस करूंगा तो आप मुझे दोबारा से सेल कर देना, रीट्रांसफर कर देना। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, दो बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। एक बार जो लोन लेने वाला है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कल को जब वो पैसे वापस कर देगा तो जिससे लोन लिया गया है, प्रॉपर्टी दी गई है, वो फिर दोबारा से रीट्रांसफर करती है। 2 बार स्टाम्प ड्यूटीज में पे करनी पड़ती है इंग्लिश मॉर्गेज में। तो मॉर्गेजर बाइंड करता है